Bismillahirrahmanirrahim. Topic which we are going to share here today is about nutrition and digestion, and it's our first lecture about nutrition in invertebrates. We are going to discuss about evolution of nutrition in different groups of invertebrates, as well as the metabolic fates of nutrients in heterotrophic organisms will also be discussed in this portion. All the methods which are involved in intake of nutrients, ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स का इनटेक कैसे करते हैं और फिर उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, डाइजेशन उसकी बॉडी सेल्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन, एंड हाउ डू दे स्टोर दीज न्यूट्रिएंट्स टू मीट देयर मेटाबॉलिक नीड्स, देयर मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स, उसको पूरा करने के लिए न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट से लेना, फिर उसको डाइजेस्ट करना, डाइजेशन के बाद बॉडी सेल्स में एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेट करना या फिर स्टोर कर लेना. इन सारे पाथवेज को हम न्यूट्रिशन के अंदर डिस्कस करते हैं. एंड एनी सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड एज अ फूड एंड इज रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. और न्यूट्रिएंट की टाइप्स हमने इससे पहले पढ़ी, मैक्रो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑर्गेनिजम्स की. एंड व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन जैसे कि आप देख रहे हैं, डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड डाइजेस्टिव, जिसके दो कंपोनेंट्स है, फ्रॉम डिस अपार्ट एंड जेरियर टू कैरी. जो कंपोनेंट्स हम इनटेक करते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो नॉन डिफ्यूजिबल होते हैं, और इसके अलावा वो लार्जर होंगे. बट डाइजेशन के बाद these large, complex and non-diffusible substances, they are converted into simple, less complex, simple, smaller as well as diffusible substances. तो ये प्रोसेसेस हमारे पास डाइजेशन के प्रोसेसेस में हम ये डिस्कस करेंगे कि सारे इवेंट्स डाइजेशन के थ्रू कैरी आउट किए जाते हैं. न्यूट्रिएंट्स in the food of an animal, they are consumed to provide the necessary chemicals for growth, maintenance as well as energy production भी होती है इससे. Overall, the nutritional requirement of an animal, they are inversely related to its ability to synthesize molecules essential for life. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि ये डिपेंड करता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है जितना ज्यादा बायोसिंथेटिक एबिलिटीज होंगी उतना ही वो उसके अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स उनको ऑब्टेन करने की और उसको जो है वो एनवायरनमेंट से लेने की एबिलिटीज कम हो जाएंगी. अगर कोई एनिमल हेट्रोट्रॉफ है तो उसके अंदर ज्यादा डिपेंडेंस होगी एनवायरनमेंट के ऊपर. फिर इसमें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट डिस्कस कर चुके, इनके पाथवेज हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में. मेटाबॉलिक फेट्स ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट, विटामिन्स के हवाले से हमने डिस्कशन की. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज अबाउट इनवर्टिंग. सो इट्स हियर टुडे एक्चुअली वी आर going to discuss about digestion and animal strategies for getting and using food. The first portion of this video, it was having an introduction about digestion processes as well as nutrient requirement by the organisms. तो इसमें हम डाइजेशन की अगर बात करें, जैसे मैंने बताया आपको कि डाइजेशन कन्वर्जन है सब्सटेंसेस की, तो इसकी दो बेसिक टाइप्स, देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ डाइजेशन. वन ऑफ द टाइप इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन. बेटा इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब ये है जब कोई ऑर्गेनिज्म सेल्स के अंदर किसी फूड को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक करता है डिफ्यूजिबल स्मॉलर सब्सटेंसेस, दैट इज नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन. फॉर एग्जांपल, many of the unicellular organisms, they completely depend upon intracellular digestion. उनके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन ही जो है वो एक सोल इवेंट होता है जो उनके डाइजेस्टिव प्रोसेस में चल रहा होता है. इंट्रासेलुलर डाइजेशन it circumvents the need for the mechanical breakdown of food or for a gut or other cavity in which to chemically digest food. जाहिर है सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनकी सारी डाइजेशन कंप्लीट होनी है एक सेल के अंदर. दैट्स व्हाई एट द सेम टाइम हाउएवर इंटरसेलुलर डाइजेशन लिमिट्स एन एनिमल साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी. कि जब सेल के अंदर कंप्लीट हो रहा है प्रोसेस तो उनमें कॉम्प्लेक्स बॉडी साइज जो है वो उनकी जरूरत नहीं है. Only a very small pieces of food can be used by the cells in this case. And intracellular digestion, digestion within the cells,
It provides all or some of the nutrients in protozoa, sponges, cnidarians, hydra, sea anemones, jellyfish, platyhelminthes flatworms such as planaria, liver fluke, rotifers, bivalve mollusks and primitive chordates. उनके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन एक जो कॉमन सोर्स हो सकता है. While extracellular digestion, as you can see over here, that extracellular digestion is basically digestion which is taking place outside the cells. ये cells से बाहर जो हो रही है. Just look at the first diagram, please. इस first diagram को अगर आप देखें तो ये है outside of the cell. ये हमारे पास outside cell का environment है, जो mentioned है. जबकि जैसे ही कोई फूड पार्टिकल आता है इन केस ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंडोसाइटोसिस होगी और एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो फूड वैक्यूल बनता है that food vacuole is digested by the addition of lysosomal enzymes in case of eukaryotes और वो nutrient cell के अंदर फिर ultimately absorb हो जाते हैं. Enzymes break down food in the food vacuole and these nutrients they are absorbed, assimilated or utilized. In case of extracellular digestion, as you can observe here, ये बेटा एक gut cavity है. अगर आप human being की बात करें इसको समझने के लिए, that may be oral cavity, cavity of the stomach, cavity of the small intestine, जहां पे digestion हो सकती है extracellular way में, cell से बाहर secretion होके. Enzymes are secreted out of the cells, such as salivary enzymes, stomach enzymes, enzymes of the small intestine, or enzymes from other digestive glands. And ultimately, the nutrients, they are digested. Food is digested into smaller diffusible nutrients in a cavity that may be stomach, oral or intestinal cavity in case of human being. And then nutrients are absorbed after their simplification in a cavity. ऐसी digestion को हम क्या नाम देते हैं? It's extracellular digestion. So, extracellular digestion enzymatic breakdown है larger pieces in a cavity and nutrients from the food then pass into the body cells lining the organ or cavity and can take part in energy metabolism or further biosynthetic reactions. तो ये दो basic terms है हमारे पास extracellular, intercellular digestion. Then if we are going to discuss about getting and using food, there are various ways. बहुत से तरीके हैं जिससे organism अपने environment से nutrients ले रहे होते हैं. Most animals must work for their nutrients continuously and some of them they are discontinuous feeders. The number of specialization that have evolved for food obtaining or food procurement and extracellular digestion are almost as numerous as the types of animal species. ये बहुत ज़्यादा variety है और इसमें हम इसी के हवाले से दो basic terms discuss करने जा रहे हैं, दो basic groups, continuous feeding and discontinuous feeding. Continuous feeders are slow-moving or completely sessile, non-motile animals. They remain permanently in one place. For example, aquatic suspension feeders, which are continuously feeding on the suspensions or dissolved nutrients which are dissolved in the water. And they remain in one place continuously, strain small food particles from the water. They are known as continuous feeders. On the other hand, discontinuous feeders, they are not so sessile, they are not so inactive. They tend to be active, sometimes highly mobile animals. In this picture, you can see, ये हमारे पास स्क्विड की एक जो है वो डायग्राम शो है यहाँ पे. ये हाईली एक्टिव मेंबर है मोलस्का के मेंबर्स का और ये डिसकंटिन्यूअस फीडर कहलाता है. टिपिकली डिसकंटिन्यूअस फीडिंग का मतलब है कि बाउट्स ऑफ मील या वक्फे वक्फे से जो है वो फूड ऑब्टेन करना. These feeders, they have more digestive specialization than continuous feeders because discontinuous feeders, they take in large meals at the same time that must be either ground up or stored or both. Many carnivores, for example, they pursue and capture relatively larger prey, as you can see on the right side. Lion has been shown, wolves have been shown. When successful, they must eat large meal क्योंकि उन्हें बार-बार खाना नहीं मिल रहा, उन्हें टाइम काफी टाइम ड्यूरेशन के बाद जो फूड मिल रहा है. दे नीड नॉट टू स्पेंड देयर टाइम इन कंटीन्यूअस परस्यूट ऑफ द प्रे. अच्छी खासी एनर्जी कंज्यूम होती है प्रे कैप्चर करने में. अगर वो सारी एनर्जी प्रे कैप्चर में कंज्यूम कर देंगे तो उनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज के लिए एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी. दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव
Thus, carnivorous animals, they have digestive system that permit the storage as well as gradual digestion of large, relatively infrequent meals. तो ये हमारे पास कहलाते हैं discontinuous feeders. Then you discuss about some herbivorous animals which are plant feeders as shown on the right side. There are certain herbivorous animals over here. Herbivores spend more time in eating than carnivores do, but they are also discontinuous feeders. कि वो भी कुछ टाइम continuously feed नहीं कर रहे होते बल्कि कुछ intervals के बाद feed करते हैं. They need to move from an area to another area where food is exhausted, depleted from one area, at least in natural environment. And they must limit their grazing time to avoid excessive exposure to the predators as well. Thus, their digestive system, they have evolved in this way that their digestive system allow them relatively rapid food gathering and then gradual digestion. इसमें एग्जांपल आती है हमारे पास रूमिनेंट्स की कि जब वो हर्बीवोरस का ग्रुप रूमिनेंट्स उनके अंदर एक स्पेशल चैम्बर डेवलप हुआ है रूमिन हम डिस्कस भी करेंगे अपकमिंग स्लाइड्स में कि वो फूड को स्टोर कर लेते हैं और जब कभी आराम से जाके वो बैठते हैं तो फिर उसको रीगर्जिटेट करते हैं. रीगर्जिटेशन जो है उनके अंदर वो डेवलप होती है, रिमिनेशन डेवलप हुई है जो उनको फूड को बाद में डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी, असिस्ट करेगी. Here are some examples from different groups of invertebrates. One of them is suspension feeding. Suspension feeding क्या है? Removal of suspended food particles from the surrounding water by some sort of capture, trapping or filtration structure. In this case, we are going to discuss about certain sponges, ascidians. ये ascidians हमारे पास sponges आप लोग जानते हैं, swan, cycon, leucon types आपने पढ़ी. Feeding strategy में क्या होता है? Transport of water past the feeding structure कि water pass करेगा उसमें से. Removal of nutrients, वहां पे nutrients remove हो जाएंगे, body cells में चले जाएंगे, and water passes out. Transport of the nutrients to the mouth of digestive system. कि ये जो nutrient trap हुए हैं इसको mouth या digestive tract की तरफ लेके जाना है. Ectoprocs, entoprocs, phronids, most bivalves, and many crustacean, polychaete, annelid worms, gastropods, they have such type of feeding styles that they are suspension feeder. जो ectoprocs, entoprocs आप देख रहे हैं, they are different phyla, Cnidaria like phyla. ये entoprocta की pictures यहाँ पे नजर आ रही हैं और ये है बेटा ectoprocs, नॉन मोटाइल से ये भी और सस्पेंशन पे कॉन्टिन्यूसली फीड कर रहे होते हैं. दे आर वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूस फीडर्स. और ये फ्रोनिड हैं या इसको फ्रोनिड्स को हम हॉर्स शू वर्म्स भी कहते हैं व्हिच आर शोन हियर ऑन द लोअर साइड. तो बेटा ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं सस्पेंशन फीडर्स की कुछ. इसके अलावा आते हैं डिपॉजिट फीडर्स. डिपॉजिट फीडर्स क्या होते हैं? दे इन्वॉल्व्स प्राइमरीली ओमनिवोरस ऑर्गेनिजम्स. ओमनिवोरस आप जानते हैं जो प्लांट एनिमल दोनों टाइप से फीड करते हैं. These animals they obtain their nutrients from the sediments of soft bottom habitats such as muds and sand or terrestrial soil. मड से, सैंड से या जो टेरेस्ट्रियल सॉइल है वहां से जो डिपॉजिटेड फूड है डेब्रिस की फॉर्म में, ह्यूमस है, डेड डिकेइंग मैटर है, उस पे जब वो फीड कर रहे होते हैं. डायरेक्ट डिपॉजिट फीडर सिंपली स्वेलो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सेडिमेंट. मड को जो वो आप कह लें इनटेक करेंगे, सॉइल को, सैंड को या ऑर्गेनिक मैटर को, और उसमें से जो यूजेबल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डाइजेस्ट कर देंगे और जो अनयूजेबल है, जो यूज नहीं हो रहे, अनडाइजेस्टेड पार्ट है, वो रिमूव आउट हो जाएगा. डायरेक्ट डिपॉजिट फीडिंग occurs in many polychaete worms, annelid, some snails, as well as some sea urchin. And in most earthworm के हवाले से आपने पढ़ा हुआ है ना, उनकी चर्निंग एक्टिविटी, इनटेक करते हैं सॉइल को, उसमें से जो डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर है उसको जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी जो मैटर है, बाकी जो सॉइल है सच रिमूव हो जाती है. यही कुछ स्नेल्स, सी अर्चिन, पोलिकेट वर्म्स में भी कि वो डिपॉजिट फीडर्स कहलाते हैं स्पेस. Other direct deposit feeders utilize tentacles-like structures to consume sediments. Example include cucumbers, sea cucumber, ये जो है echinoderms के members, sapinculans, certain clams, and several types of polychaete worms. Sapinculans, clams, or several types of invertebrate phylum.
फिर अगर हम हर्बीवोरी की बात करें तो हर्बीवोरी में हम बात करते हैं प्लांट ईटिंग हैबिट. दिस कॉमन फीडिंग स्ट्रेटजी रिक्वायर्स एबिलिटी टू बाइट एंड च्यू large pieces of plant matter, macroherbivory. ये invertebrates की अगर हम बात करें तो although biting and chewing mechanisms they evolved within architectural framework of a number of invertebrate lineages as well. Vertebrates में तो teeth हैं ही, लेकिन invertebrates में भी ये chewing और bite की ability develop हुई है. Of the hard surfaces, teeth जो है वो higher groups में हमारे पास नजर आते हैं. As well as powerful muscles which are used to manipulate this food. Invertebrates that evolved macroherbivory, they include mollusks, polychaete worms, arthropods as well as sea urchin. ये polychaete worms है, ये sea urchin shown है right side पे, और इनमें जो है herbivory develop हुई है. Herbivory में mollusca के अंदर एक special किस्म का structure develop हुआ है. You can see over here. Mollusca they have developed a specialized structure known as radula. रेड्यूला क्या है? ये इसमें माउथ कैविटी को मोलस्का की टंग को इनलार्ज किया गया. ये टंग और टंग मसल्स शोन है, और इसके ऊपर ये जो रेस्पिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये पॉइंटेड सेंड जिसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ लोअर साइड पे शोन है. इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्चुअली. ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स, माइन्यूट स्ट्रक्चर्स, दीज आर काइटनस टीथ एक्चुअली. इस रेस्पिंग स्ट्रक्चर को, इस सरफेस को हम कहते हैं, इनकी जुबान की जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ शोन है लोअर साइड पे. इसे कहते हैं रेड्यूला. अब रेड्यूला जो है इसके हवाले से आप याद रखिएगा that mollusks use redula to scrape algae off the rocks or to tear the leaves of the terrestrial plants. जो लैंड स्नेल्स हैं वो प्लांट्स पे, जो वाटर में रहने वाले हैं, वो एल्जी वगैरह पे इस तरह से फीड करते हैं कि स्क्रैपिंग करते हैं. रेड्यूला की सरफेस बिल्कुल वैसे रफ सी है, तो उसको लीव्स के ऊपर जब स्क्रैप करेंगे तो उसके स्मॉलर पीसेस बनेंगे, चंक्स बनेंगे, जिनको वो इनटेक करते हैं. पोलिकीट जैसा कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा, नेरीज वगैरह, they have set of large chitinous teeth on an irreversible proboscis or pharynx. ये मोलस्का में भी ऐसा ही है कि इनके अंदर ये जो टंग है ये बाहर की तरफ प्रोजेक्ट आउट करती है. Macroherbivory is found in almost every group of arthropod as well, कि largely वो plant material पे, plant parts पे feed कर रहे होते हैं. Examples include certain insects, herbivorous insects, crustaceans. They have large, powerful mandibles, jaws, capable of biting off plant material and subsequently grinding and chewing it before passing the plant material to the mouth. इसके अलावा बेटे अगर हम बात करें तो हमारे पास प्रीडेशन की डिस्कशन यहाँ पे की गई. यू नो वेरी वेल, एक्टिवली हंट करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स, दे आर प्रीडेटर्स, एंड द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज बीइंग captured, being eaten, is the prey. Predators can be classified how they capture the prey. Motile stalkers हैं कुछ, lurking predators हैं, sessile हैं, और grazers हैं. Different types हैं based on their movements. Motile stalkers actively pursue their prey. Examples include ciliated protozoa, वो actually जब pursue करेंगे उसको capture करेंगे अपने prey को. Nemerteans, polychaete worms, gastropods, certain types of members of the snails. Octopuses and squid, they are very active, very agile predators. Crabs, sea star, and many invertebrates, they are the active agile predators. Lurking predators क्या है? They sit and wait for their prey to come within the seizing distance. इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं जो वेट करते हैं? स्पाइडर्स हैं, प्रेइंग मैंटिस, ये ग्रास हॉपर के जैसा लेकिन thin appendages के साथ, shrimps, crabs, polychaetes. Sessile opportunists usually are not very mobile. They can only capture prey when the prey organism directly contacts with them. Examples include certain protozoa, barnacles shown here, and certain groups of cnidarians. Grazing carnivores कौन से होते हैं? They move about the substrate picking up small organisms. Their diet usually consists of largely sessile and slow-moving animals such as sponges, ectoprocs, tunicates, snail worms, and small crustaceans. They can perform predation in this way. There is another category of invertebrate groups, that is surface nutrient absorption. Those organisms which are having highly specialized structures and animals having dispensed entirely with all mechanisms of prey capture.
इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स भी करेंगे, फिर डाइजेस्टिव प्रोसेसेस भी इनमें इन्वॉल्व है. Instead, they directly absorb nutrient from the external medium across their body surface. This medium may be nutrient-rich seawater, fluid in other animal digestive tract, or the body fluids of other animals. For example, कुछ free living protozoa हैं जैसे right side पे shown है, such as Chilomonas, absorb all the nutrient across their body surface. तो surface nutrient absorption भी एक strategy animals के अंदर observe की गई है. Endoparasitic जो protozoans हैं, flatworms हैं, tapeworms हैं, cestode worms हैं, endoparasitic gastropods, crustaceans, all of which they lack mouth and digestive system because they are totally dependent upon their host to usually digested food को ही absorb कर रहे होते हैं. And their most of the system they are simplified in their parasitic or absorptive nature. Small surface nutrient absorption, it may also include a few non-parasitic multicellular organisms, animals which are lacking a mouth and digestive system and absorb nutrients across their body surface. For example, gutless bivalves mollusk and pogonophoron worms shown on the right side, pogonoform worms. Interestingly, many of these worms, they absorb some nutrients from seawater across their body surface and also supplement the nutrition with organic carbon and symbiotic bacteria fixed within the tissues of these pogonophoron worms. फिर कुछ fluid feeders की हमारे पास examples mentioned है. Fluid feeders are those organisms which obtain their diet in liquid form, in fluid form. Feeding on this fluid is called fluid feeding, and fluid feeding is especially characteristic of some parasites, such as intestinal nematodes that bite and rasp off host tissue or suck their blood. External parasite, ectoparasites such as leeches, वो भी fluid feeders में आती हैं. Ticks, mites, non-human mammals, उसमें जो है parasite हैं, ये ectoparasite usually. Lampreys, certain crustaceans, they use a wide range or wide variety of mouth parts to feed on the body fluids. For example, sea lamprey, its mouth जो right side पे shown है, has a funnel structure surrounding its mouth. ये lamprey. The funnel is lined with 200 rasping teeth and a rasp-like tongue as well. ये side पे इसके teeth हैं embedded जो नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा rasping tongue structure भी इसमें मौजूद है. The lamprey, they use the funnel-like suction cup to grip its fish host. इस suction cup mechanism के through attach कर लेंगे, and then with its tongue rasp a hole in the fish body wall. The lamprey then sucks blood and body fluids from the wound. So they are fluid feeders in this way. Other examples of fluid feeders, they include those organisms which have simplified digestive system and specialized mouth parts for piercing, rupturing the body of the host, either it's the plant or an animal. Insects are the most highly developed sucking structures for food, fluid feeding. For example, butterflies में, moths के अंदर, aphids में, butterflies plant nectar वगैरह को suck कर रही होंगी, moths भी plants पे, और aphids भी ये phloem juice को suck करते हैं from young stem, leaves. They have tube-like mouth parts that enable them to suck up plant fluid, especially from the phloem part. Blood-sucking mosquitoes, they are also an example of insects which have well-developed mouth parts, including rupturing, piercing, stylates, mouth parts जो puncture करते हैं, piercing करते हैं और blood को suck करते हैं वो host body tissue से. So these are the other examples of ये aphids shown है बेटा right side पे. They're much smaller in size, dark green color में होते हैं हमारे यहाँ. Wheat aphid है, rice aphid है, cotton aphid है. There are many types. And is the example of moth and butterfly ये shown है यहाँ पे. Moth और butterfly order Lepidoptera के insects हैं. इनमें बेसिक डिफरेंस अगर आप जानना चाहें, कलर पैटर्न में तो होता है, लेकिन कलर पैटर्न के अलावा जब भी ये रेस्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स, तो मॉथ्स जब भी रेस्ट करेंगे देयर विंग दे आर स्ट्रेट, वो ऐसे फ्लैट से होंगे विंग्स उनके. जबकि बटरफ्लाइज देयर विंग्स आर अपराइट, उनके विंग्स जो है वो अपराइट होते हैं व्हेन दे रेस्ट.
Otherwise, they are the group members of the same order Lepidoptera, जो insects का order है, उसी के members हैं. Other fluid feeders, most pollen and nectar feeding birds, they have also developed long bills, such as this hummingbird shown on the right side, hummingbird species. They are fluid feeders. They have long bills according to their body size, and these long bills and tongues. In fact, the bill is often specialized in shape, length, as well as in curvature for a particular type of flowers. The tongues of some birds, they have a brush-like tip or hollow or both to collect the nectar from flowers. या कभी ब्रश लाइक हो सकती है या hollow हो सकती है ताकि वो nectar जो है उसको suck कर सके. Other nectar feeding birds, they have short bills. They make a hole in the base of flower and use their tongue to obtain nectar through the hole. So there are certain adaptations in the higher animals, vertebrates as well for fluid feeding. The only mammals that feed exclusively on the fluid blood, they are vampire bats, shown on the right side. ये vampire bats हैं और यहाँ पे शो किया गया एक herbivorous mammal के ऊपर जो इसको फीड करते हुए दिखाया गया है vampire bats को. Vampire bats, these bats attack birds, cattle, horses using knife sharp front teeth. ये इनके जो sharpening teeth हैं बड़े तेज से front side पे, to pierce the blood vessels, to rupture the blood vessels and then lap at the oozing wound. उस पे जो feed करेंगे जो flowing blood होगा उस wound में से उसके ऊपर. Nectar feeding bats have a long tongue to extract the nectar from flowering plants, and compared to the blood feeding bats have reduced dentition. जो blood feeding bats हैं उनके dentition या उनके जो teeth हैं वो ज़्यादा developed हैं, जबकि nectar feeding जो bats हैं उनके teeth more developed हैं. In like manner, the nectar feeding honey possum has a long brush-tipped tongue and reduced dentition. ज़ाहिर है जो प्लांट फीडिंग है उनके अंदर डेंटिशन की बजाय जो लॉन्ग जो है वो उनकी बिल्स या माउथ पार्ट्स डेवलप हुए जो उनको डेवलप कर हेल्प करेंगे फ्लूइड सक करने में. So it was all about today's lecture in which we have discussed digestion, its definition. Digestion की definition हमने start में discuss की. Its types, extracellular, intracellular, two types of animals, continuous, discontinuous feeders, as well as different types of organisms, especially invertebrates, getting nutrients from the environment. Suspension feeders, deposit feeders, herbivorous, predators, and surface nutrient absorption. And last, we have discussed about certain fluid feeders.